हे बच्चा पार्टी, कैसे हो सब। स्वागत है आज के इस जबरदस्त सेशन में जहां हम केमिस्ट्री के उन नियमों की बात करेंगे जो हर केमिकल रिएक्शन की कह सकते हैं जान होते हैं। तो तैयार हो सब? चलो शुरू करते हैं। तो एक बहुत बड़ा सवाल है। कभी सोचा है, जब लकड़ी जलकर राख हो जाती है तो क्या उसका वजन सच में कम हो जाता है? या फिर जब लोहे पर जंग लगती है तो क्या वो भारी हो जाता है? इन्हीं सवालों का जवाब केमिस्ट्री के सबसे पहले नियम में छुपा है। ये है हमारा आज का प्लान, हमारा रोड मैप। हम इन नियमों को ना केमिस्ट्री का संविधान भी कह सकते हैं। मतलब ये वो बेसिक सिद्धांत हैं जो तय करते हैं कि कोई भी पदार्थ कैसे व्यवहार करेगा। तो चलो एक एक करके इन सबको समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रसायन के इसी संविधान की। देखिए, केमिस्ट्री में कोई भी यौगिक बनाने से पहले या किसी रिएक्शन को समझने से पहले हमें उसके कानून समझने पड़ते हैं। ये नियम ही वो मजबूत बुनियाद हैं जिस पर पूरी केमिस्ट्री की इमारत खड़ी है। और मजेदार बात यह है कि ये सिर्फ किताबी नियम नहीं है, ये वो ठोस सबूत थे, वो पक्की नींव थी जिस पर 1808 में जॉन डाल्टन ने अपनी क्रांतिकारी परमाणु थ्योरी, एटॉमिक थ्योरी खड़ी की थी। एक ऐसी थ्योरी जिसने केमिस्ट्री की दुनिया ही बदल दी। तो इस संविधान का पहला और सबसे जरूरी आर्टिकल क्या है? वो है संतुलन का नियम, जिसे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी कहते हैं। ये केमिस्ट्री का सबसे पहला और सबसे फंडामेंटल नियम है। साल 1789 में महान वैज्ञानिक एंटोनी लेवोइजियर ने ये नियम दिया था। और ये कहता क्या है कि मास यानी द्रव्यमान को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। बिल्कुल सिंपल शब्दों में, एक रिएक्शन से पहले जितना टोटल मास था, रिएक्शन के बाद भी ठीक उतना ही रहेगा, कुछ भी गायब नहीं होता। तो सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो है ये सिंपल सा फॉर्मूला। अभिकारकों का कुल द्रव्यमान हमेशा उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स। इसको गांठ बांध लो, क्योंकि इस पर सवाल बोर्ड से लेकर नीट जेई तक 100% आता ही आता है। चलो इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो हमने 24 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया। रिएक्शन के बाद हमें 10.4 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड मिला। तो सवाल है कि कार्बन डाइऑक्साइड कितनी बनी? बस अपना फॉर्मूला लगाओ। 24 ग्राम, जो कि अभिकारक है, बराबर होगा 10.4 ग्राम प्लस CO2 का मास। सॉल्व करने पे हमें मिलता है 13.6 ग्राम CO2। देखा कितना आसान है। तो अब बात करते हैं हमारी तीसरे सेक्शन की, रेसिपी का नियम यानी लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। अच्छा, अब हमें ये तो पता है कि मास बराबर रहता है, पर अगला सवाल ये है कि क्या तत्व किसी भी अनुपात में जुड़ जाते हैं? नहीं, इसका जवाब इस रेसिपी में छिपा है। 1799 में जोसेफ फ्राउस ने ये नियम दिया था। ये कहता है कि कोई भी केमिकल कंपाउंड, मतलब कोई भी रासायनिक यौगिक, उसमें जो तत्व होते हैं ना, उनके द्रव्यमान का अनुपात हमेशा हमेशा फिक्स रहता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कंपाउंड आपने कहाँ से लिया या कैसे बनाया, उसकी रेसिपी हमेशा सेम रहेगी। इसका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है पानी। जैसा कि यहाँ लिखा है, पानी चाहे नदी का हो, समंदर का हो या अपनी लैब में बनाया गया हो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के वजन का अनुपात हमेशा 1:8 ही रहेगा। ये एक फिक्स्ड रेसिपी है जो कभी नहीं बदलते। हमारा चौथा सेक्शन है कॉम्बो का नियम, द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। ठीक है, तो अब हमें पता है कि मास बराबर रहता है और रेसिपी भी फिक्स्ड होती है। लेकिन तब क्या होता है जब वही दो तत्व मिलकर एक से ज्यादा तरह के कंपाउंड बनाते हैं? ये इंटरेस्टिंग है। यहीं पे हमारा कॉम्बो रूल काम आता है। ये नियम 1803 में खुद जॉन डाल्टन ने दिया था। अब देखो, सुनने में ये थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसका आइडिया बहुत ही सिंपल है। ये कहता है कि जब दो तत्व जुड़कर एक से ज्यादा तरह के कंपाउंड बनाते हैं और अगर आप एक तत्व का मास फिक्स कर दें, तो दूसरे तत्व का जो मास होगा ना, वो हमेशा एक सिंपल होल नंबर रेशियो में होगा। चलो इसे एग्जाम्पल से समझते हैं, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलो कार्बन और ऑक्सीजन को देखते हैं। ये मिलकर दो बड़े कॉमन कंपाउंड्स बनाते हैं। एक है कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO और दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। अब अगर हम दोनों में कार्बन का मास 12 ग्राम पर फिक्स कर दें, तो हम देखते हैं कि CO में 16 ग्राम ऑक्सीजन जुड़ती है और CO2 में 32 ग्राम ऑक्सीजन जुड़ती है। तो ऑक्सीजन के मास का अनुपात क्या निकला? 16:32, जिसे अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हमें मिलता है 1:2। एक सिंपल छोटा होल नंबर रेशियो। यही तो है गुणित अनुपात का नियम। और जानते हैं ये क्या साबित करता है?
ये साबित करता है कि एटम्स पूरी पूरी यूनिट्स में जुड़ते हैं, आधे पौने टुकड़ों में नहीं। अब बात करते हैं डाल्टन के उस बड़े विचार की। अभी तक हमने 3 अलग अलग नियम देखे, अब समय है इन सभी पहेली के टुकड़ों को जोड़ने का और ये देखने का कि इन सब से मिलकर कौन सी बड़ी तस्वीर सामने आती है। द्रव्यमान का संरक्षण, निश्चित अनुपात और गुणित अनुपात, ये सब डाल्टन के लिए पहेली के टुकड़े थे, सुराग थे। उन्होंने इन सबको जोड़ा और एक ऐसा क्रांतिकारी आइडिया दिया जिसने विज्ञान की दुनिया हिला दी कि सारा का सारा पदार्थ परमाणु या एटम्स नाम के छोटे अविभाज्य कणों से बना है। इन्हीं नियमों ने केमिस्ट्री को अटकलों से निकालकर एक पक्का क्वांटिटेटिव साइंस बनाया। और अब है सेक्शन 6, मुख्य बातें। चलो एग्जाम से पहले एक फटाफट ताबड़तोड़ रिवीजन कर लेते हैं ताकि ये सारे कॉन्सेप्ट्स दिमाग में एकदम फिट हो जाएं। तो पहला नियम, द्रव्यमान संरक्षण, जितना शुरू में उतना ही अंत में, अभिकारक बराबर उत्पाद। दूसरा, स्थिर अनुपात, हर कंपाउंड की एक फिक्स्ड रेसिपी है, जैसे पानी हमेशा 1:8। और तीसरा, गुणित अनुपात, जब तत्व एक से ज्यादा कॉम्बो बनाते हैं तो वो सिंपल होल नंबर रेशियो में जुड़ते हैं, जैसे CO और CO2 में ऑक्सीजन का अनुपात 1:2 होता है। और मैं आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं, जरा सोचिए, अगर ये बुनियादी नियम ना होते तो क्या हम केमिस्ट्री की कल्पना भी कर सकते थे? क्या हम कभी किसी रिएक्शन को समझ पाते? ये सिर्फ याद करने वाले फैक्ट्स नहीं हैं, ये हमारे पूरे केमिकल यूनिवर्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है। इन्हें अच्छी तरह समझिए और केमिस्ट्री आपके लिए आसान हो जाएगी।